दोस्तों नमस्कार। आज इस एपिसोड में हम लोग फिर से इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। अपने पिछले एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए आपने देखा था, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इनकम टैक्स की कुछ प्रारंभिक जानकारियां आपको दी थी। आज 1 अप्रैल 2024 नव वित्त वर्ष का प्रारंभ हो चुका है। तो आज हम लोग कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो आम जन के लिए ज़रूरी है उसको इस एपिसोड में हम शामिल करके और उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो टैक्स संकल्पना है वो ऐसा नहीं है कि आज या एकाएक इधर 30-40 साल से या 50 साल से चल रही है या एकाएक इधर ही शुरू हो गई। अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ें तो आप देखेंगे बहुत प्राचीन समय से, जब हमारा पैसे भी नहीं चलते थे, मैं उस समय की बताता हूँ, सिर्फ वस्तु विनिमय होता था। यानी कि कोई व्यक्ति मान लीजिए दो लोग हैं, तो उसके पास अगर आटा है तो वो आटा देता था दूसरे को, और दूसरे के पास अगर दाल है तो वो दाल, यानी कि वस्तु विनिमय करते थे। तब भी टैक्स लगता था। तब राजा टैक्स लगाता था अपनी प्रजा पे, जिसकी दरें अलग अलग समय पे अलग अलग रही हैं। अगर आप प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास को देखें तो विभिन्न समय में शासकों ने अलग अलग दर से टैक्स लगाए, लेकिन लगाए जरूर हैं। क्योंकि टैक्स का मुख्य काम क्या है? पब्लिक से पैसे लेके उसको पब्लिक के लिए ही खर्च करना। राजा का प्रथम कर्तव्य है कि अपनी आय के संसाधनों को बढ़ाए। तो आय का एक बड़ा साधन है टैक्स, और वो टैक्स का उपयोग करता है सैलरी के लिए, वो टैक्स का उपयोग करता है जन कल्याण के कार्यों के लिए, सड़कें बनाना, पुल बनाना इत्यादि। तो टैक्स एक आधुनिक संकल्पना नहीं है, बहुत प्राचीन संकल्पना है। तो उसी के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। और चूंकि टैक्स देखिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, तो हो सकता है इस पे आगे 2-3 एपिसोड्स और हम लोग इसी टैक्स के बारे में ही 2-3 एपिसोड में बात करते रहें। तो फिलहाल आज हम लोग कुछ ऐसे विषय में बात करेंगे, ऐसी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा जो बहुत बेसिक हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो यही, जैसे अभी मैंने कहा, वित्तीय वर्ष। तो देखिए ऐसा होता है कि जब हर साल 1 अप्रैल आती है तो 1 अप्रैल से और नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगर ये चल रहा है जैसे 2024, तो आज 1 अप्रैल है, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का ये जो संपूर्ण समय है, ये 1 साल का समय है, ठीक है। इसे हम कहेंगे वित्तीय वर्ष। ये हमारे जो हैप्पी न्यू ईयर होता है, जो हमारा न्यू ईयर होता है नॉर्मली, जो हम लोग इंग्लिश न्यू ईयर जिसे हम कहते हैं वो मनाते हैं, उससे डिफरेंट है। वहाँ पे क्या होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1 अप्रैल 2000 जो भी सन है, मान लीजिए ये सन है 2024 से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2025 तक एक जो साल होगा वो होगा वित्तीय वर्ष। अब एक होता है निर्धारण वर्ष, कि हम किस वर्ष का टैक्स देख रहे हैं, ठीक है। निर्धारण वर्ष जिसे हम कहते हैं, तो वो 1 साल पहले का होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये 2024-25 की हम लोग जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो निर्धारण वर्ष इसका होगा पिछला साल, यानी कि जो पिछले साल हमारा लेखा जोखा रहा है 2023-24। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, जो अभी मार्च बीता है, जस्ट कल हमारा मार्च बीता है, तो 31 मार्च तक हम लोगों ने जो काम किया, जो भी अर्न किया या जो भी ट्रांजैक्शंस किए, उसके रिगार्डिंग जो भी लेखा जोखा होगा उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। तो वो निर्धारण वर्ष हो गया, हमारा 1 साल पहले का होता है। अब जब हम लोगों ने कहा कैलकुलेशन करेंगे, तो इस कैलकुलेशन के लिए ही आईटीआर भरा जाता है, और गवर्नमेंट हर साल आईटीआर भरने के लिए हमें 4 महीने देती है। आप हमेशा याद रखिए, लोग कंफ्यूज रहते हैं और एक दूसरे से पूछा करते हैं, जबकि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये 4 महीने कौन कौन से हैं? एक हो गया हमारा अप्रैल 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक, फिर मई, फिर जून और फिर जुलाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का जो ये समय है, इन 4 महीनों में हमें अपने आईटीआर को भर देना चाहिए।
ये ITR भरने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से समय दिया जाता है, और इसमें इस समय अगर हम भर देंगे तो हमें कोई लेट फीस नहीं लगेगी, और इसके बाद अगर हम भरते हैं तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी या लेट फीस लगाई जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए टैक्स भरने का, ITR भरने का जो समय है वो क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, लोग पैन के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या है ये नहीं जानते हैं। तो देखिए, पैन क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो एक नंबर की सीरीज होती है, वो एक्चुअली एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जैसे ACAPP 7919 या इत्यादि, कुछ भी हो सकता है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसे हम कहते हैं पैन नंबर। तो पैन नंबर एक परमानेंट अकाउंट नंबर है जो भारत सरकार के द्वारा अपने नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। अब पैन नंबर का उपयोग क्या क्या है? देखिए, पैन नंबर आज के समय में एक अनिवार्य नंबर हो गया है, और लगभग हर भारतीय नागरिक जो अगर वयस्क है तो, और नहीं वयस्क नहीं है तो भी जहां भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वहां पैन की जरूरत पड़ती है। जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं सारे उसी पैन पे दर्ज होते हैं। एक व्यक्ति अपनी लाइफ में जितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है, जब से उसका पैन बना है, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस आपके पैन पे दर्ज होते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कोई मान लीजिए आपने बैंक में ट्रांजैक्शन किए, पैन लगाया, आपने किसी शेयर को खरीदा है, बेचा है, पैन लगाया है, आपने म्यूचुअल फंड में कुछ खरीदारी की है, पैन लगाया है, कुछ आपने बीमे लिए हैं, उसमें पैन लगाया है। जहां जहां पैन लगा है तो वो कंपनी या वो नियोक्ता उस पैन से रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ में शेयर करता है। तो ये हो गया आपका पैन। अब इसके बाद एक और होता है, वो होता है टैन, TAN, जैसे PAN पैन, उसी तरह से है आपका टैन। तो टैन एक्चुअली क्या है कि नियोक्ता के पास होता है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन। क्या होता है नियोक्ता? जैसे मान लीजिए एक कंपनी में कोई कर्मचारी काम कर रहा है, तो कंपनी के नाम से एक टैन होगा। उस टैन के अंतर्गत कंपनी अपने नियोक्ता के टैक्सेस कलेक्ट करती है और IT डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करती है। तो ये अपना टैन हो गया। तो टैन कंपनी के लिए है। इसके बाद देखिए, नागरिकों की 2 श्रेणी है, वो आप भी जानते हैं, निवासी और अनिवासी, जिसे रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट कहते हैं। तो दोनों के लिए नियम अलग अलग हैं। अब रेजिडेंट जो है वो भारत में और भारत के बाहर जो भी इनकम करता है उस पर टैक्सेस लगते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। और जो नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि यहाँ रहता नहीं है, तो वो बाहर जो कर रहा है वो छोड़ दीजिए, जितने दिन यहाँ रहा है उस पर टैक्सेस लगेंगे। इतना ये फ़र्क है थोड़ा सा, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद फिर देखिए क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं, ख़ासतौर पे जो कमीशन वगैरह पे काम करते हैं कुछ कंपनीज़ में, जैसे मान लीजिए LIC में कोई LIC एजेंट है या कोई और व्यक्ति है, तो उसका क्या होता है, लोग कहते हैं कि हाँ जी मेरा वो टैक्स कट गया है, हमें जो कमीशन मिलना था उसमें उस संस्थान ने टैक्स काट लिया है। तो उसे हम कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स। यानी कि जैसे ही वो सोर्स पे इनकम बनी, ठीक है, हमने कोई काम किया है और उस पे कमीशन या कोई इस तरह का इनकम अर्न की है, तो वो जो सोर्स पे हमारी इनकम बन रही है, उस इनकम पे एक उस नियोक्ता के जो भी संस्थान है उसके नियम के अनुसार एक हम परसेंटेज में टैक्स काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देंगे। अब आपको क्या है, अगर उसको वापस पाना है, जो कटा है इनकम, जो टैक्स कटा है उसको अगर आपको वापस पाना है तो आप ITR फाइल करेंगे, जिसके बारे में अभी मैं बताने चाह रहा हूँ। तो ये कहलाएगा TDS, टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स। इसके बाद देखिए क्या होता है कि कुछ एडवांस टैक्सेस जमा होते हैं, कोई बिजनेस या कोई सैलरी, जिसमें आपको क्या है, अगर ऐसा लग रहा है कि हमारा टैक्स इस साल 10,000 रुपये से ज़्यादा आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको एडवांस टैक्स जमा करने की सुविधा होती है, जिसकी डेट समय समय पे
आपको गवर्नमेंट बताती है कि आप जमा कर सकते हैं, तो वहाँ पे लेकिन 10,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। इसके बाद फिर जो है एक चीज़ और रहती है कि अभी क्या है कि गवर्नमेंट, भारत सरकार ने जितने भी ऑफलाइन भरे जाते थे हमारे ITR, वो सब बंद हो गए। अभी सिर्फ ऑनलाइन ITR भरे जाते हैं। तो ज़्यादातर हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले जितने भी लोग हैं, सब मैं जानता हूँ कि या तो किसी प्रोफेशनल से ITR अपना फाइल कराते हैं, और या अगर स्वयं भी करते हैं तो वो जानते हैं कि उन्हें कंप्यूटर पे जाके उसे ऑनलाइन ही फाइल करना है, ऑफलाइन का अब कोई नहीं है। अब इसमें लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। एक तो अपवाद है, अगर जो फाइल कर रहा है उसकी एज 80 के अबव है तो उसको फाइल करने की आवश्यकता नहीं, उसको छूट है। और दूसरा, अगर इनकम मान लीजिए 80 के नीचे है लेकिन उसकी इनकम कम है, उसकी 5 लाख से कम इनकम है, और उसका कोई इस तरह का डिडक्शन भी नहीं हुआ है, या उसको कुछ वापस नहीं पाना है, ठीक है, कोई पैसे वापस नहीं आने हैं, उसके रिफंड नहीं आना है, तो उसको भी ITR भरने की आवश्यकता नहीं। अगर चाहे तो वो 0 वाला ITR भर सकता है। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है, लेकिन अगर उसे लग रहा है कि हमें कहीं पे इनकम प्रूफ भी नहीं देना है तो उसे ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया बात आपका जनरल चीज़ें। अब कुछ चीज़ें फटाफट मैं बता देता हूँ जिसके बारे में विस्तार से अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा फिर एपिसोड हो जाता है, तो आप लोगों को भी लगता होगा कि कैसे झेला जाए क्योंकि देखिए इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा बोझिल तो होता ही है। बहरहाल, जब हम लोग फाइल करते हैं इनकम टैक्स को, तो उसमें विभिन्न फॉर्म्स के अंतर्गत फाइल करते हैं, यानी कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फॉर्म्स बने हैं, उन फॉर्म को भरना है। उसके लिए अगर इनकम किसी की है सैलरी से, ठीक है, और सैलरी से इनकम के साथ में अगर एग्रीकल्चर इनकम भी है लेकिन 5,000 से कम है, तो उसके लिए ITR 1 भरना है, ठीक है, मतलब पहला फॉर्म का नाम है ITR 1। उसके बाद अगर किसी की इनकम बिजनेस से नहीं है तो उसके लिए ITR 2 भरना है। अगर किसी की इनकम बिजनेस से है, ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं, मान लीजिए LIC एजेंट या कोई डॉक्टर इत्यादि, तो उन्हें ITR 3 भरना है, 3। इसी तरह से बहुत से लोगों की इनकम ऐसी होती है, अनुमानित आय होती है, जैसे एक जनरल मर्चेंट वाला है, ठीक है, या एक शॉपकीपर है, किसी भी तरह की शॉप है, तो उसने साल भर में छोटी छोटी चीज़ें भी बेची है। मान लीजिए 5 रुपये की चीज़ बेची है, 10 रुपये की चीज़ बेची है, एक लिपस्टिक बेची है, ठीक है, एक नेल पॉलिश बेची है, ऐसी ऐसी चीज़ें बेची हैं, छोटी छोटी, छोटी बड़ी, जिसमें हर एक का हिसाब रखना मुश्किल होता है, तो वो एक अनुमानित आय पेश करते हैं। तो अगर आपके बिजनेस से आपकी अनुमानित आय है तो आपको ITR 4 भरना है। इसके बाद फिर अगर आपकी एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो ITR 5 भरना है, कंपनी है तो ITR 6 भरना है, इत्यादि। तो 7 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें अमूमन हम लोगों का 4 फॉर्म्स की ही जरूरत पड़ती है। तो साथियों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग इसी को और विस्तार से चर्चा करेंगे, हर फॉर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि फॉर्म्स को भरने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जिसको मैं जल्द से जल्द आपके सामने दोबारा से प्रस्तुत करूंगा। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर आपको कुछ कहना है, कुछ आपके व्यूज़ हैं, कुछ आपके ऐसे बातें हैं जो आप मेरे सामने रखना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं दोबारा मिलता हूँ। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।